हम लोगों ने समझा कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरीक़े से आया और इसका मेन कारण कौन था। आज हम समझेंगे जो दूसरा पार्ट जो बच गया था। कल तो पूरा नहीं हो पाया, आज दूसरा पार्ट देखते हैं। इसी पार्ट बाई पार्ट हम करके वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। कल हमने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैला और वो नेपोलियन का देन था। नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाया और पूरे यूरोप में जितने भी देश हैं सारे में राष्ट्रवाद तो फैला दिया, पूरे फ्रांस में भी फैलाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को शक्तिशाली शासक समझते थे, उन लोगों को ये राष्ट्रवाद पसंद नहीं आया, यानी लोकतंत्र पसंद नहीं आया। इसलिए नेपोलियन के बनाए हुए नियम कानून को सबको क्या कर दिया, उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और वियना सम्मेलन के बाद ही फिर से पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया गया और इटली को, जर्मनी को कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, क्योंकि उस पर शासन करने में आसान रहेगा। हमने कल इतना तक समझा था। आज हम समझेंगे उसका बचा हुआ पार्ट और इसमें देखेंगे कि जुलाई 1830 की क्रांति और जब बांट दिया गया तो उसमें कौन कौन शासन किया। कुछ राज्य बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया, तो कुछ पे ऑस्ट्रिया अधिकार किया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सब लोग अपने अपने भाग को बांट लिया और उस पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, वियना सम्मेलन के तहत जब वियना सम्मेलन ख़त्म हुआ, वियना सम्मेलन के तहत जैसे एक गठन बुलाया जाता है, जैसे हम अपनी आम भाषा में कहते हैं एक पंचायत होता है। पंचायत बुलाने के बाद हम ये निर्णय लेते हैं कि ये इस गांव का मुखिया होगा, उस गांव का वार्ड होगा। उसी तरीक़े से उस समय ये चारों महादेश शक्तियाँ ने अपने में एक सम्मेलन बुलाया, अपने में पंचायत किया और फिर बोला क्या चाहिए कि नेपोलियन ने जो राष्ट्रवाद की भावना फैलाया उसको ख़त्म करेंगे। और ख़त्म करके फिर से क्या किए, अपने हिसाब से अपने अपने राज्य पर क्या करने लगा, शासन करने लगा, अपने अपने देश पे जिसको बांटा था, ठीक, बांट करके। और उस सम्मेलन के बाद उसी सम्मेलन के तहत लुई 18वां को क्या बनाया गया, फ्रांस का राजा बनाया गया। और 2 जून 1814 ईस्वी को फ्रांस सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। तो बात समझिए कि जब वियना सम्मेलन ख़त्म होता है, वियना सम्मेलन के तहत लुई 18वां को वहाँ का राजा बनाया जाता है, फ्रांस का राजा बनाया जाता है। तो लुई 18वां वहाँ के परिस्थिति को समझता है कि वो नहीं चाहता था। लुई 18वां एक तरीके से कहा जाए कि जनता के बारे में सोचता था, जनता का चीज़ों को समझता था और वो चाहता था कि जनता के बारे में हम सोचें। इसलिए वो नहीं चाहता था कि हम जनता का शोषण करें और वहाँ की स्थिति को समझा। स्थिति को समझने के बाद वो तुरंत ही राजगद्दी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी कि यूँ समझिए कि लुई 18वां जनता के ऊपर पुरातन व्यवस्था को थोपना नहीं चाहता था, यानी पुरानी व्यवस्था को थोपना नहीं चाहता था। वो भी चाहता था कि राष्ट्रवादी विचारधाराएँ उसमें आए, ठीक है। तो लुई 18वां को क्या किया गया, लुई 18वां ने क्या किया, वहाँ से फ्रांस की गद्दी को छोड़ दिया और उसके ऊपर सौंप कर चला गया। जब लुई 18वां फ्रांस की गद्दी को छोड़ता है, राज्य गद्दी को छोड़ता है, तब किसको बनाया जाता है, चार्ल्स दसम को। किसको बनाया गया, लुई 18वां जैसे ही फ्रांस की राज्य गद्दी को छोड़ा तो वहाँ का दूसरा शासक चार्ल्स दसम को बनाया गया। तो चार्ल्स दसम ने क्या किया, ये ऐसा शासक था कि मतलब कि ये किसी भी तरीक़ा से कोई परिवर्तन नहीं चाहता था। यानी कि केवल ये किसके साथ रहना पसंद करता था, बड़े बड़े लोगों के साथ। यानी कि उस समय के छोटे लोगों को तो ये कुछ बुझता ही नहीं था, ठीक है। तो चार्ल्स दसम जो था फ्रांस का राजा बना और इसके शासन काल में कुछ परिवर्तन किए। समझते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते। देखिए इधर हम बता रहे थे कि जब लुई 18वां फ्रांस की राजगद्दी छोड़ देता है तो उसके बाद चार्ल्स दसम को फ्रांस का राजा बनाया जाता है और इसके शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिमाण जो हुआ क्या हुआ, 1830 के क्रांति के रूप में उभर करके आया। ये चाहता था, मतलब इसके शासनकाल में वैसा परिवर्तन नहीं हुआ जैसे लोग चाहते थे, जैसे वहाँ का जनता चाहते थे। यानी कहने का मतलब यह है, रुक देना। तो चार्ल्स दसम को फ्रांस का राजा बनाया गया, तब इसने कुछ परिवर्तन तो किया नहीं, लेकिन किया अपने लाभ के लिए।
जो लोगों को पसंद नहीं था। जब लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आता है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ जंग छिड़ेगा, क्रांति छिड़ेगा उसको हटाने के लिए। ठीक है, ये तो समय का शासक था। यहाँ के मुखिया कुछ करता है तो समझ जाइए कि उसको हटाने पर लोग तुल जाते ही। तो शासक था, यानी कि फ्रांस का शासक था। इसने परिवर्तन किया तो अपने लाभ के लिए बड़े बड़े लोगों को अपने पक्षों में रखा। ठीक है, यानी कि जनता के लिए कुछ नहीं किया, परिवर्तन किया लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। उसे बस ये चाहिए था कि हम जो करें वही हमारा सर्वोपरि है। तो चार्ल्स दशम ने जब राजगद्दी पर बैठा तब बहुत सारे ऐसे कमियां आई जिसको लोग देख करके एक क्रांति छेड़ दिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, 5 नंबर में पूछता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर में पूछता है। आप इसको ढंग से समझिएगा तो लिख पाइएगा। ठीक है, तो समझिए ध्यान से। जुलाई 1830 की क्रांति क्या है। हम लोग समझते हैं कि जब लुई 18वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था तो वो बेचारा अच्छा था, उदारवादी अगर कहा जाए तो था, लोगों के बारे में सोचता था। लेकिन जब उसको बनाया गया तो वो देखा कि वहाँ की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, लोगों के बारे में कोई कुछ सोच नहीं रहा है। तो उसने तुरंत ही उस पुरानी व्यवस्था को त्याग करके राजगद्दी को छोड़ दिया। और राजगद्दी को छोड़ने के तुरंत बाद ही क्या सोचा कि हम इन लोगों को मतलब कि वैसे चीज़ों को हम क्या करेंगे, रोक देंगे। या उस चीज़ रोक दिया और रोकने के बाद तुरंत ही क्या किया, राजगद्दी को छोड़ करके पलायन हो गया, चला गया। तब उसके बाद चार्ल्स दशम को बनाया गया और चार्ल्स दशम ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिससे लोगों का हर चीज़ तरीक़ा से शोषित होने लगा। इसीलिए लोग ने उसको क्या किया, चारों तरफ से टारगेट किया और वही चीज़ें अपना जुलाई 1830 की क्रांति के सामने आई। तो जुलाई 1830 की क्रांति क्या है समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चार्ल्स दशम है क्या। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतांत्रिक भावनाओं को क्या किया, दबाने का काम किया। वो चाहता ही नहीं था। कहने का मतलब यह है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, यानी कि हम सर्वोपरि हैं तो हम हैं। यानी कि राष्ट्रीयता क्या कहता है कि देश के हर एक नागरिक को समान अधिकार चाहिए, देश के प्रति सोचो। ये लोग देश के प्रति नहीं सोचता था, केवल बड़े बड़े जो वहाँ का अधिकारी था, बड़े बड़े लोग जो थे, पैसे वाले उद्योगपति, ये सब चीज़ें के बारे में ये लोग खाली सोचता था और उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना था। तो ये छोटे लोग के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा। इसीलिए ये साफ लिखा है कि चार्ल्स दशम जो था निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश मतलब इसको कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, मतलब ये जो मर्जी वो करेगा, जनता चाहे मरे या जिए इसको कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए इसको हटाने के लिए ही तो लोगों के बीच में एक ऐसा चीज़ें आने लगा जो हमारे सामने जुलाई 1830 की क्रांति उभर के आई, इसको हटाने के लिए ही। यानी कि वो समय क्या था जब ये जुलाई 1830 की क्रांति किया गया, तो वो 1830 के समय था, इसलिए इसका नाम पड़ा कि जुलाई 1830 की क्रांति। यानी कि ये क्या करता था, कहीं पर भी राष्ट्र की भावना उत्पन्न होता था या कहीं पर भी लोग देश के बारे में सोचते थे या जनतंत्र वहाँ पर उत्पन्न होता था, उसको तुरंत ही दबाने का काम करता था। यानी कि वहाँ से क्या करता था, वो सोचता ही था कि मतलब कि राष्ट्रीयता की भावना को ख़त्म कर दे, इसको हटा दे, फिर अपना शासन लाए। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि ये सब स्वयं चाहता था कि हम यहाँ का राजा है, हम इन लोगों का भगवान है, जो मर्जी वो चाहें करेंगे, बस ये चीज़ें चाहता था। यानी कि हम हर जगह जो भी संवैधानिक प्रतिक्रिया होती थी, जो भी चीज़ें उत्पन्न होता था देश के हित में, लोगों के बीच में, वो चीज़ों को क्या कर देता था, दबा देता था। जैसे हम लोगों ने गुलामी सही है 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर किया है, तो वही जस्ट ये लोग नीति लगाया था। लगाने का नीति क्या है कि हमारे अंदर कोई भी, मान लीजिए कि हमारे यहाँ का ऐसा हाल था कि कहीं पर भी 4-10 लोगों का समूह अंग्रेज़ देख लेता था तो उन लोगों को मार कर भगा देता था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगने लगता था कि ये हमारे बारे में षड्यंत्र नहीं न रच रहा है, इसलिए उन लोगों को लग रहा था कि इन लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना तो नहीं ना आ रहा है। लेकिन इसी तरीक़े से फ्रांस में भी हो रहा था। फ्रांस में जनता के बीच में जितने भी राष्ट्रीयता की भावना आ रही थी, उस राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का काम ये चार्ल्स दशम कर रहा था। यानी कि कोई भी राष्ट्रीयता की भावना को पनपने ही नहीं दे रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए चार्ल्स दशम जब यहाँ का राजा बना तो चार्ल्स दशम ने
और उस चीज़ों को संभालने के लिए एक प्रधानमंत्री को तैयार किया। प्रधानमंत्री को मतलब कि चुना। प्रधानमंत्री के पद पर किसे चुना? पोलिगनिक को चुना। किसको? पोलिगनिक को। पोलिगनिक भी उसी तरीक़ा से एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक है। जिस तरीक़ा से प्रधानमंत्री उस तरीक़े से इसका राजा था। ठीक, दोनों ने मिल करके बहुत सारे ऐसे कारनामे किए जो लोगों के बीच में अति उत्पीड़न का काम आया। और जब ये बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ऐसा मतलब कि अध्यादेशों के ऊपर ऐसा आरोप लगाया, जो लोग थे इसके ऊपर आरोप लगाने लगे कि नहीं, ये देश के बारे में नहीं सोच रहा है और देश के बारे में न सोचने वाला हमारा राजा कैसे हो सकता है। तो इसलिए वहाँ के अगल बगल जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, जो विपक्षी लोग थे, सारे लोगों ने मिल करके इसके ऊपर एक आरोप लगाया कि इन्होंने क्या किया है। चार्ल्स दसम ने जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा तत्वों की गाला घोटने का क्या किया? प्रयास किया। और इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि समझिए कि चार्ल्स दसम जो था कि इसको लोगों ने कहा कि ये क्या किया है, चारों तरफ से मिला करके सारे देशों का गाला घोटने का काम कर रहा है, यानी कि लूटने का काम कर रहा है। तो लोगों ने आरोप लगाया और पूरे पेरिस में इसके खिलाफ एक क्रांति का लहर दौड़ा और सारे लोगों ने इसके ऊपर क्या किया? हमला बोला, जिसके तहत एक क्रांति हुई 28 जून 1830 को। 28 जून 1830 को क्रांति हुई। लोग इसे ही क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। आप समझ गए कि जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुआ। तो पहली बात समझिए कि जो चार्ल्स दसम जो था वो नहीं चाहता था कि हमारे साम्राज्य में, हमारे राज्य में और हमारे देश में ऐसा कोई व्यवस्था उत्पन्न हो जो हमारे शासन करने में क्या हो? दिक्कत हो। यानी वो चाहता था कि हम जैसा रखें वैसा रहो। हमारे चारों तरफ से देश को लूटना, इधर से भी देश को लूट रहा था, उधर से भी लूट रहा था, नहीं कि अगल बगल का भी देश को लूट रहा था। और वहाँ के देशों को क्या कर रहा था? ऐसे लोगों के साथ हो रहा था। यानी कि जनता के बारे में कुछ सोच नहीं रहा था, कोई भलाई के बारे में नहीं सोच रहा। इन लोगों को महसूस हुआ जनता के यहाँ के कि नहीं, ये क्या कर रहा है, हम लोगों को तो अंदर अंदर ही मार रहा है। तो इन लोगों के अंदर, यानी कि देश के अंदर ही क्या हो गया? गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। यानी कि लोग एक दूसरे को निंदा करने लगे, राजा को प्रताड़ित करने मतलब सोचने, उसको कोसने लगे, उसको हटाने की मतलब कि सोचने लगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें उत्पन्न हुआ, जिसके चलते 28 जून 1830 के क्या हो गई? इसमें क्रांति मतलब कि आ गई। और इसे ही हम क्या कहते हैं? जुलाई 1830 के क्रांति कहते हैं। जब इतना उग्र हो गए यहाँ के जनता, जब उग्र हो गए तो चार्ल्स दसम क्या किया? फ्रांस से राजगद्दी त्यागा और तुरंत ही भाग कर कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। ठीक है, क्यों? उसको डर हो गया कि यहाँ की जनता जागरूक हो गई है और ये हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए इसने फ्रांस की राजगद्दी त्यागा और कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। ठीक है। अतः अंत में देखा गया, जैसे ही जुलाई 1830 की क्रांति खत्म हुई तो बूर्बो राजवंश का, जुलाई 1830 यानी कि जो था चार्ल्स दसम बूर्बो राजवंश का संस्थापक था। यानी कि बूर्बो राजवंश का क्या हो गया? खात्मा हो गया, अंत हो गया। चार्ल्स दसम जैसे ही फ्रांस से पलायन किया, पलायन करके इंग्लैंड भागा, तो चार्ल्स दसम के जाते ही बूर्बो राजवंश का क्या हो गया? अंत हो गया। जब बूर्बो राजवंश का अंत हो गया तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा राजवंश आएगा। तो वो दूसरा राजवंश कौन था? तो जुलाई 1830 के क्रांति के बाद बूर्बो राजवंश के स्थान पर क्या आ गया? आर्लेन से वंश को गद्दी सौंपी गई और इस देश का राजा किसको बनाया गया? फ्रांस का शासक किससे बनाया गया? तो लुई फिलिप को बनाया गया। यानी कि अब यहाँ से होती है जुलाई 1830 की क्रांति ख़त्म। और इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि 1848 की क्रांति क्या थी। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।